नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि हमारे शरीर पर के जो बाहरी आवरण है, जो हमारी शरीर का जो बाहरी परत है, हमारी स्किन है, उसमें अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है या फिर किसी धारदार हथियार से कट लग जाता है तो चंद सेकंड के अंदर उस पे जो ब्लड का एक क्लोट जम जाता है, यानी रक्त का थक्का जम जाता है, उस पर पपड़ी आ जाती है। वो पपड़ी आती क्यों है, या फिर उस पपड़ी आने के पीछे क्या कारण है, या फिर उसमें कितना समय लगता है, या फिर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, उसको अपन इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे शरीर में ऐसी कुदरती करिश्मा है कि जो स्वतः ही चंद मिनटों के अंदर उसे निकलते हुए ब्लड को रोक देती है, उस पर थक्का बन जाता है, उस पर क्लोटिंग हो जाती है। और उस क्लोटिंग का फायदा ये है कि आपके शरीर का जो ब्लड निकलता है, जो बहता है, जो अतिरिक्त ब्लड निकलता है, उसको रोक देता है और हमारी जान बच जाती है। कहीं आपने सोचने का प्रयास किया है कि यदि वो ब्लड का क्लोट नहीं जमता है तो क्या होगा? मैं बताता हूँ। यदि आपकी हल्की सी चोट पर ब्लड बहता है, उसमें अगर वो क्लोटिंग नहीं होती है तो ब्लड बहता रहेगा, ब्लड बहता रहेगा, ब्लड बहता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी मृत्यु तक हो जाएगी। क्योंकि जब ऊपरली परत पर चोट लगती है तो जब तक रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स में कट नहीं लगेगा तब तक आपके ब्लड नहीं आएगा। जैसे ही रक्त वाहिनियां कटेगी तो उस कंडीशन में आपके ब्लड आएगा। और रक्त वाहिनी कटने के बाद अगर क्लोटिंग नहीं होती है तो रक्त बहता हुआ किसी भी कंडीशन में नहीं रुकेगा, और एक समय के बाद में व्यक्ति मर जाएगा। और एक्सीडेंट वाले केसों में, भारी चोट वाले केसों में हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से मौके पर मृत्यु हो जाती है। ब्लड की क्लोटिंग जो है 4 प्रक्रियाओं से गुजरती है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि 4 मिनट के अंदर आपके ब्लड में जो क्लोटिंग हो जाती है, आपका ब्लड वायु के संपर्क में आते ही जमने लग जाता है। रक्त का थक्का बनने की पूरी प्रक्रिया 4 स्टेज में जाकर कंप्लीट होती है, और इन प्रत्येक 4 स्टेज से गुजरने का सबसे पहले सेरोटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, जो रक्त वाहिनियों को वायु कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है। वायु कंस्ट्रक्शन, सेरोटोनिन। वायु कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो रक्त वाहिनियां जहां पर कट लगा है, जिन रक्त वाहिनियों पर कट लगा है, उनको सक्रिय करने का कार्य कर देता है। मतलब संकीर्ण या संक्रिय कर देता है। मतलब उसके मुंह को सकड़ा कर देता है ताकि और ब्लड नहीं निकले। उसके बाद में क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होती है उनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं अपन। रक्त के अंदर ब्लड में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ये रक्त के कण है ना, प्लेटलेट्स। अब इन प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और प्लाज्मा होता है। कट लगते ही जो प्लेटलेट्स है, जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ये वायु के संपर्क में आते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाते हैं। वायु के प्लस वायु, जैसे ही थ्रोम्बोसाइट्स वायु के संपर्क में आएंगे तो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाएंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोसाइट कैल्शियम के संपर्क में आएंगे और आयनों के संपर्क में और प्रोटीन के संपर्क में आएंगे तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज में परिवर्तित हो जाएंगे। प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज जो प्लेटलेट्स है, ये थ्रोम्बोसाइट, इनको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ये थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाएंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कैल्शियम और प्रोटीन से जो संपर्क करेंगे, इनसे मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज में बदल जाएगा। अब आगे ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, इसका काम यह है कि ब्लड के अंदर हिपेरिन होता है, ब्लड के अंदर हिपेरिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हिपेरिन को निष्क्रिय कर देगा, ये थ्रोम्बिनेज जो है ये हिपेरिन को निष्क्रिय कर देता है। अब समझे कि अब हिपेरिन से क्या काम, ब्लड का क्लोटिंग करनी है तो हिपेरिन को निष्क्रिय क्यों करेगा? हिपेरिन का क्या मतलब है यहाँ पे, हिपेरिन का क्या रोल है? तो जो हिपेरिन है, जो हिपेरिन हार्मोन है,
वो हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। तो वाहिनियों में अगर ब्लड जमता है तो वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो हिपेरिन का काम है ब्लड को जमने से रोकना। तो जब हिपेरिन जब तक मौजूद रहेगा तब तक ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। तो प्रोथ्रोम्बिनेज जो है हिपेरिन को सबसे पहले निष्क्रिय करता है, और हिपेरिन को निष्क्रिय करने के बाद मतलब एक तरह से इससे लड़ाई होगी, ये दोनों में संघर्ष चलेगा। अब ये निष्क्रिय हो जाएगा, अब ये निष्क्रिय होगा तो इसका भी कुछ ना कुछ तो बदलेगा। जब इससे ये लड़ाई करेगा तो हिपेरियन तो निष्क्रिय हो जाएगा, हिपेरियन तो मर जाएगा, पर इसका भी हाथ पैर आंख नाक कुछ ना कुछ तो कटेगा। वो ये उस समय प्रोथ्रोम्बिनेज थ्रोम्बिन में बदल जाता है। हिपेरियन निष्क्रिय हो गया, प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो गया। अब ब्लड के अंदर एक फाइब्रिनोजन नामक का प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रिनोजन, यह लिख देता हूं ना, फाइब्रिनोजन, ये भी ब्लड में मौजूद रहता है। ये फाइब्रिनोजन ब्लड के अंदर घुलनशील अवस्था में रहता है। अब ये थ्रोम्बिन जो है, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। ये दोनों जो मिलेंगे तो ये है फाइब्रिन में बदल जाएगा। और कई सारे फाइब्रिन मिलकर, ये फाइब्रिन तंतुओं की तरह होते हैं, एक तरह से रेशों की तरह होते हैं, और ये जो कई सारे तंतु मिलकर एक जाली नुमा संरचना बना देंगे। कई सारे फाइब्रिन के तंतु मिलकर जहां पर कट लगा है वहां पर जाली नुमा संरचना बना देंगे। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के कण बड़े होते हैं, प्लेटलेट्स बड़े होते हैं, तो इसके अंदर जाली के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी फंस जाएंगे। अब जब ये एक शुरू में आकर इनमें फंस जाएंगे तो जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड है, वो नहीं निकल पाएगा। जैसे एक तरह से देख लेते हैं अपन, एक नाला है, अब नाले के अंदर जब जाली लगा देंगे तो उस जाली के अंदर कूड़ा कचरा है वो फंस जाएगा, तो उससे पानी पार नहीं, पानी क्रॉस नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह इस जाली के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं वो फंस जाएंगे, और इस इनके फंसने की वजह से जो लिक्विड है, जो प्लाज्मा है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और यहाँ पर जो जैसे ही वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है वो वायु के संपर्क में आएंगे तो वो भी सूख जाएंगे। तो जो ऊपर क्लोटिंग जो पपड़ी की तरह जम जाते हैं वो एक्चुअली में आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है, और एक फाइब्रिन की एक जाली होती है जिसके ऊपर वो जम जाते हैं। जैसे ही हम उनको हटाते हैं, जैसे थोड़ी देर में पपड़ी आती है, उस पपड़ी को हटाते हैं थोड़ी देर बाद में, तो फिर वापस से ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये इसीलिए होता है, फिर वापस वो क्लोटिंग हो जाती है। ऐसा भी देखा जाता है कि जो क्लोटिंग रक्त वाहिनियों के अंदर अगर क्लोटिंग हो जाती है, जो रक्त वाहिनियां, जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाती है, वो कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, वो बहुत ही नुकसानदायक हो जाती है। और ये अक्सर ब्रेन के अंदर हमें देखने को मिलता है, ब्रेन के अंदर हमें सुनने को देखने को मिलता है कि किसी के जैसे अपन सुनते हैं कि माथे की नस फट गई, या फिर हृदय की नसें फट गई, या फिर यूं मतलब अधिकांशतः ब्रेन की नसें फटती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो मस्तिष्क है उसके अंदर बहुत ही पतली पतली नसें मौजूद रहती है। जब हिपेरिन की कमी होती है या फिर विटामिन के बढ़ जाता है, अब अपन बचपन से पढ़ते हैं कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, तो विटामिन के का अपन अब तक हम विटामिन के पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो विटामिन के कहीं आया नहीं है। तो अब ये विटामिन के का क्या रोल है? तो विटामिन के का रोल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को फास्ट करवाने का काम विटामिन के करता है। ये विटामिन के जो है इस पूरी प्रक्रिया को मतलब एक्टिव करने का काम, उसको जोर जबरदस्ती और तुरंत करने का काम सबको ऑर्डर देता है, तुरंत 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 वहां पे कट लगा है उसको बंद करो। तो ये जो सबको एक्टिव करने का काम और इस प्रक्रिया को जल्दी समय पर पूरा करवाने का काम विटामिन के करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो रक्त बनने की प्रक्रिया है समझ आ गई होगी। धन्यवाद।